गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं हमारा पहले से जो चला आ रहा है जो टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स आवृत्ति बीजी पादपों में जनन की श्रृंखला में एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। टॉपिक्स काफ़ी लंबा है। एक नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले क्योंकि हम लोग उसको रिव्यू कर ले, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पुष्प का जो नर भाग है उसे हम लोग पढ़ रहे थे। एक वापस में आपके माइंड को रिकॉल करने के लिए मैं वापस से ये बताना चाह रहा हूँ कि एक प्लांट का जो जनन वाला भाग है जिसके द्वारा लैंगिक जनन किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह फ्लावर है। और उस पुष्प का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो जननिक भाग है, वह मेल और फीमेल पुमंग और जायांग है। उसमें हम लोग नर भाग या मेल पार्ट पुमंग, उसकी इकाई स्टेमन, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम लोग एंथर या परागकोश कहते हैं, उस परागकोश में जिन पराग कणों का या उस सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर या माइक्रो लघु बीजाणु कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक में ले आया था, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन के पश्चात जो लघु बीजाणु बनते हैं वह माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और चारों लघु बीजाणु सबसे पहले एक साथ से जुड़े रहते हैं। केलोज नामक भित्ति होती है, उसके द्वारा आपस में लघु बीजाणु धानी के अंदर जुड़े रहते हैं। तत्पश्चात उसमें एक केलेज नामक एंजाइम होता है जो टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है या सिक्रेट होता है। उसके स्रावन के कारण से वो जो केलोज भित्ति होती है वह पिघल जाती है और ये लघु बीजाणु है वह उस लघु बीजाणु धानी के अंदर मुक्त हो जाते हैं और मुक्त अवस्था में वह अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कंपटीशन के हिसाब से और किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चतुष्क बनता है, 4 लघु बीजाणु जो आपस में एक साथ जुड़े रहते, वो उनके जुड़े रहने का कुछ लघु बीजाणु एक विशेष प्रकार से जुड़े रहते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर जो विशेष प्रकार के जो लघु बीजाणु होते हैं वह पाए जाते हैं, और एक जो लघु बीजाणु का चतुष्क होता है जिसमें चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। उस टेट्राड में अगर वह अलग नहीं हुए और उस लघु बीजाणु दानी के अंदर एक साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त परागण। संयुक्त परागकण, या उसे हम लोग कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है टाइफा। टाइफा नामक प्लांट है। दूसरा है ड्रोसेरा, जिनके अंदर ये जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, वह आपस में जो अलग होते हैं प्रोसेस जो वो अलग ना होकर के एक साथ रहते हैं। ऐसे जो पोलन ग्रेन्स है उसे कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहते हैं। उसके जो एग्जाम्पल्स है वह है टाइफा और ड्रोसेरा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि किस प्लांट के पोलन ग्रेन्स होते हैं वह कंपाउंड टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दूसरे स्पेशल टाइप के पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर है वह है पोलोनियम। पोलोनियम टाइप के पोलोनियम टाइप के माइक्रोस्पोर में क्या होता है,
जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर बनने वाले सारे लघु बीजाणु जब एक साथ मिल करके एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं जिसे पॉलिनियम कहते हैं। और ये जो मतलब है सभी लघु बीजाणु मिल करके ऑल माइक्रोस्पोर मेक ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर है और इस टाइप की एक बॉडीज बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सारे लघु बीजाणु हैं या पोलन ग्रेन्स है। ये इस टाइप का पराग कण अगर किसी प्लांट में पाया जाता है तो उसको कहते हैं पॉलिनियम, ए स्पेशल टाइप ऑफ वैरायटी। और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वह है आक या मदार जिसको कहते हैं। दूसरा है ऑर्किड। इन प्लांट्स में पॉलिनियम टाइप के माइक्रोस्पोर या परागकण पाए जाते हैं। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो आज का जो मुख्य टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं वह है पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश स्फुटन, एंथर डिहाइसेंस, पराग कोश स्फुटन। जब पराग कोश पुंकेसर का पराग कोश परिपक्व हो जाता है, मैचर हो जाता है, उसके अंदर के जितने माइक्रोस्पोर है वह पोलन ग्रेन्स या परागकण बन चुके होते हैं। उस स्थिति में पराग कोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब है टूटना या फटना। जो पराग कोश है उसकी जो सबसे बाहर वाली जो भित्ति होती है उसको कहते हैं पराग भित्ति, पराग कोश भित्ति या एंथर वॉल कहते हैं। और उस एंथर वॉल में अगर स्फुटन आता है, टूटती है, उसी को हम लोग पराग कोश स्फुटन कहते हैं। तो पराग कोश परिपक्व, पराग कोश की पराग कोश भित्ति वाल का फटना ही पराग कोश स्फुटन कहलाता है। सिंपल अर्थ है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पराग कोश स्फुटन का मतलब है पराग कोश की जो वाल है, उसकी दीवार है, उसमें वो टूटती है और उसके अंदर से पराग कण होते हैं, वह बाहर आते हैं। उस घटना को हम लोग एंथर डिहाइसेंस या पराग कोश स्फुटन कहते हैं। और वो कैसे होता है? पराग कोश का जो स्फुटन है, हम लोग जानते हैं कि एक जो एंथर होता है उसके अंदर जो द्विपालित पराग कोश होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। कुल मिलाकर के जो द्विपालित पराग कोश है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती है। और उस लघु बीजाणुधानी या प्रत्येक लघु बीजाणुधानी होती है, उसके ऊपर 4 स्तर होते हैं। इट हैव ए 4 लेयर्स ऑफ द एंथर और ए माइक्रोस्पोरेंजियम। जो 4 लेयर होती है उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। उसके इनसाइड में जो लेयर होती है उसे हम लोग एंडोथेशियम कहते हैं। उसके अंदर 3rd नंबर की जो लेयर्स होती है उसे हम लोग मिडिल लेयर्स कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है उसका कहते हैं टैपिटम। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसके एंथर मैचर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो एंथर की जो इनर मोस्ट वॉल है जिसे हम लोग कहते हैं टैपिटम, इनर मोस्ट लेयर, एंड दूसरी जो उसके पास वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर ये बोथ वॉल डीजेनरेटेड, यानी वो लगभग खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो स्फुटन कब होगा? स्फुटन के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट दैट कंडीशन, जब परिपक्व हो जाता है पराग कोश, उस समय उसकी मुख्य 2 वाल कौन सी? टेपिटम व
मध्य स्तर, जिसे हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं, ये समाप्त हो जाती है, डीजेनरेटेड हो जाती है, लगभग खत्म सी हो जाती है। इट मीन्स इसके बाद कौन सी बचती है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लेयर है स्पुटन में या डिहेंसिस में रोल अदा करती है, वह एंडोथीशियम है। स्पुटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वह है एंडोथेशियम, जिसे हम लोग अंतस्थीशियम कहते हैं। इस अंतस्थीशियम के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, आपको नीट ओरिएंटेड आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, जिसे कहते हैं स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल हिंदी में इसे हम लोग ओस्ट कोशिका कहते हैं, ओस्ट कोशिका कहते हैं। जब ये एंथर परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, उस दौरान इसकी टेपिटम और मध्य स्तर है वह लगभग खत्म हो जाती है। इसके बाद उसके बाहर वाली जो लेयर है एंडोथेशियम और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, दो ही लेयर रहती है। उसमें स्पुटन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वह है एंडोथेशियम लेयर। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पुटन के दौरान कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो यहाँ पर एंडोथेशियम या अंतस्थीशियम आपको ध्यान रखना है। उसकी जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो स्पुटन में सहायता करती है वह स्टोमियम सेल, जिसे ओस्ट कोशिका कहते हैं, और उसके टूटने की वजह से ही इसका स्पुटन होता है और इसके परागकण जो परिपक्व हो गए वह उस एंथर से बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पराग कोश का स्पुटन होता है वह कितनी टाइप्स का होता है। पराग कोश का स्पुटन का मतलब है उस एंथर के अंदर दरारें पड़ेगी, यानी उससे टूटने का जो स्लिट करने का जो सिस्टम है वो 4 टाइप्स का होता है। स्पुटन का प्रकार, फर्स्ट टाइप है वह है अनुदैर्घ्य, लॉन्गी अनुदैर्घ्य स्पुटन। अनुदैर्घ्य स्पुटन का मतलब है जिसमें ये जो पराग कोश है, अनुदैर्घ्य का मतलब उसमें एक खड़ी दरार पड़ती है। इस पराग कोश की पालियों के बीच अगर खड़ी दरार पड़ती है और इसके बाद ये अलग हो जाता है और उसमें से परागकण बाहर आते हैं, उस टाइप का जो स्पुटन है उसको हम लोग अनुदैर्घ्य स्पुटन कहते हैं। इस प्रकार का स्पुटन स्पेशली किस में पाया जाता है, किस टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालवेसी कुल। मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर इस टाइप का डिहेंसिस पाया जाता है, अनुदैर्घ्य स्पुटन पाया जाता है। मालवेसी कुल में यू नो दैट्स कौन कौन से प्लांट आते हैं, कपास है, ये चाइना रोज है वो भी इसमें आता है, गुड़हल ये भी इसी में आता है। तो कुल मिला करके ये बात समझनी है आप लोगों को, इसके एग्जाम्पल प्लस इसकी मीनिंग दोनों समझनी है। दूसरे टाइप का जो स्पुटन है वो है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पुटन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैंने यहाँ पे लिखा है अनुदैर्घ्य, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिहेंसिस। ये है अनुप्रस्थ मतलब है ट्रांसवर्स स्पुटन डिहेंसिस। इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सा है इतना, ये यहाँ पर खड़ी दरार पड़ती है, उसकी जगह यहाँ पर आड़ी दरार पड़ती है, अनुप्रस्थ स्पुटन कहलाता है। इस प्रकार का जो स्पुटन होता है वह किसमें पाया जाता है, तुलसी है, तुलसी जो प्लांट है उसके अंदर के पराग कोश है, उसके अंदर जो परागकण के बाहर निकलने की प्रक्रिया है वह अनुप्रस्थ टाइप का है। ये तो 2 प्रकार हुए। तीसरे प्रकार का जो स्पुटन है वह है कपाटीय स्पुटन। चौथे प्रकार का है उसको कहते हैं सरंध्री, सरंध्री स्पुटन।
कपाटी स्फुटन का मतलब है परागकोश के अंदर कुछ कपाट विकसित होते हैं और उस कपाट के द्वारा परागकण बाहर आ जाते हैं। कपाट का मतलब एज ए विंडोज, उस परागकोश में जगह जगह पर एक विंडोज क्रिएट होते हैं और उस विंडोज खुलने के कारण से उसमें से परागकण बाहर निकल जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है बारबेरी। दूसरा है, तीसरा और चौथा और लास्ट टाइप का वो सरंद्री टाइप का है और ये सोलेनेसी कुल के अंदर पाया जाता है। सोलेनेसी की फैमिली के सदस्य है, बैंगन है, आलू है, ये सारे प्लांट्स है। उसके अंदर एंथर का जो स्फुटन होता है वो सरंद्री टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो परागकोश होते हैं उसके ऊपर की तरफ में रंध्र बनते हैं, स्पोर बनते हैं, स्पोर रंध्र बनते हैं और एक दो रंध्र बनने के कारण से उस एंथर में से जो परागकोश है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा परागकोश स्फुटन का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है परागकण। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें अर्धसूत्रण के द्वारा 4 टाइप की अगुणित या हैप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं। जब तक ये लघु बीजाणु टेट्राड कंडीशन में रहता है, यानी चारों आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग चतुष्क, उस समय तक उसको हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये टेट्राड या चतुष्क से उसके बच्चे की जो भित्ति होती है, केलोस, उसके पिघलने से जब अलग हो जाते हैं और ये लघु बीजाणु जब गोलाकार शेप में आ जाते हैं, गोलाकार आकृति में आ जाते हैं, उस समय उसे हम लोग परागकण कहते हैं। तो परागकण है क्या? एक तो परागकण है वह एक कोशिकी होते हैं, मोनोसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित हैप्लॉइड, अगुणित गोलाकार संरचना है। गोलाकार संरचना है। इट इज ए मेल गैमेट्स विच इज यूनिसेल्युलर और सिंगल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड टाइप का एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो परागकण होते हैं वह द्विस्तरीय होते हैं। परागकण द्विस्तरीय होते हैं। ये 2 स्तरों से बना होता है, उसके चारों ओर 2 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर है वह है बाह्य चोल, जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। दूसरा जो स्तर है उसे कहते हैं हम लोग अंतःचोल, जिसे हम लोग एंटाइन कहते हैं। सो pollen grains have a 2 layers. First outer layer is known as a axine and second inner layer is known as a entine. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एक्साइन एंड एंटाइन एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस layers. I am telling you that this is the very important part of pollen grains. So जो एक्साइन है वो एक्सटर्नल मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स है, सबसे बाहरी परत है। ये अंदर की परत है
ये जो बाह्यतम परत है उसकी विशेषता बता रहा हूं मैं। कठोर होती है, दूसरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अलंकृत। अलंकृत न ऑर्नामेंटेड है। ऑर्नामेंटेड का मतलब है ऑर्नामेंटेड का मतलब है थोड़ी घुमावदार होती है। ये अलंकृत नहीं है। ये जो परत है वह चिकनी है, मुलायम है, जस्ट द ऑपोजिट। ये बहुत हार्ड है तो ये चिकनी है। ये अलंकृत है, ये अलंकृत नहीं है, मुलायम है। ये जो परत है सबसे बाहर वाली वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है इसके अंदर, यानी बाह्य परत है वह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन्स नहीं होता है और उस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो बाह्य वाली जो परत होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है और कठोर होने के कारण से इसके ऊपर किसी भी अम्ल या विपरीत परिस्थिति यानी ताप का बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, मतलब उसका अपघटन नहीं होता है। रासायनिक व भौतिक अपघटन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि इसका अपघटन हो सकता है क्योंकि इतनी हार्ड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाह्य जो परत है उसके अंदर एक विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जर्मपोल या जनन रंध्र कहते हैं, जनन छिद्र। इसके अंदर ये जनन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करना चाहूँगा, जो आपके ये चीज़ें वो क्लियर हो सकती है। यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ भी जनन छिद्र है वहाँ पर ये जो एक्साइन जो परत है वह नहीं पाई जाती है, इसलिए हमें इस चीज़ का शो नहीं करना है। ये जो पार्ट है सबसे बाहर वाली जो परत मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके ऊपर लाइन कर रहा हूँ, इसको कहते हैं एक्साइन, जिसे मैंने लिखा है ना ऑर्नामेंटेड, अलंकृत होती है। एक्साइन जहाँ पर नहीं होती है उसी जगह क्या होता है, जनन छिद्र पाया जाता है, जर्म पोर पाया जाता है। फोर फीचर में इसी जगह से पराग नलिका निकलती है। तो बाह्य चोल का वह भाग जहाँ पर बाह्य चोल नहीं होती है या स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, उस जगह पर जर्मपोल पाए जाते हैं। ये जो इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एक केंद्रक होता है, एक रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होती है, एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, एक केंद्रक होता है। इस केंद्र जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा सघन होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंदर वाली जो परत होती है ये रही, जिसे कहते हैं अंतःचोल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फिर से आ रही है। इस यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पर 3 छिद्र बता रखे हैं। जनन जो छिद्र है रंध्र वो 1, 2 बता रखा है, 3 बता रखा है। तो ये जनन रंध्र की संख्या कितनी होती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, एक भी पत्री प्लांट होते हैं, उसके अंदर परागकण के ऊपर केवल एक ही जर्मपोल पाया जाता है, जबकि डाइकोट प्लांट होते हैं उसके ऊपर 3 जर्मपोल पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहूँगा, मोनोकोट की जो पोलन ग्रैंस है उसके अंदर एक ही जर्मपोल पाया जाता है, जबकि जो डाइकोट प्लांट है उसमें 3 जर्मपोल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नीट ओरिएंटेड
चीज़ है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर के आज हम लोग जो पराग कोश का स्फुटन था और स्पेशली जो पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर था उसको हम क्लियर कर दिया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स आप लोगों को पहले ही बता दिया है मैंने कि ये एक केंद्रकीय अगुणित गोलाकार संरचना है, एक कोशी की संरचना है। इसके ऊपर दो परतें होती है, बाह्य चोल और अंतःचोल, जिसे एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। यहाँ एक्साइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलंकृत होती है, थोड़ी डिजाइनदार होती है और इसके अंदर जो पदार्थ जो पाया जाता है वो होता है स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पर मैं एक चीज़ वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ पाया जाता है, लेकिन जो एंटाइन है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जिसको कहते हैं पैक्टोसेलुलोज। तो कुल मिलाकर के ये जो परत होती है वो पोलोनियम स्पोरोपोलेनिन नामक बहुत ज़्यादा हार्ड पदार्थ की बनी होती है, जबकि ये जो एंटाइन होती है वह पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका है इसलिए क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन इसके अंदर पाया जाता है उस वजह से इसका भौतिक और रासायनिक अपघटन नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्मपोर की बात है, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन नहीं होती है उस जगह पर जर्मपोर पाया जाता है, जनन छिद्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है मोनोकोट के अंदर एक ही जर्मपोर होता है और डाइकोट के अंदर 3 जर्मपोर होते हैं। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोज़ हम लोग वापस जल्द लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।